Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Reza and welcome to Pen Gravity. डॉन एडिटोरियल्स का करेंगे एनालिसिस विद प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड टुडे इज 14th of February 2024. ये वो वाले एरियाज हैं जिनके ऊपर फोकस रहेगा जब हम इन एडिटोरियल्स का करेंगे एनालिसिस। इंग्लिश ऐसे पर, करंट अफेयर पर, पाकिस्तान अफेयर्स, सोशल साइंसेज के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनके कुछ एरियाज कवर किए जाएंगे, क्रिटिकल अप्रोच आपकी डेवलप की जाएगी और आर्गूमेंट बिल्डिंग जो है अप्रोच डेवलप करने के ऊपर फोकस रहेगा। और अल्टीमेटली ये सारा कुछ होने के साथ साथ ये काम जो एडिटोरियल का लेक्चर है दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू स्पेशली इन इंग्लिश ऐसे, और इन सब्जेक्ट्स के साथ साथ आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा। ये रहा आपका जो टुडे न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल्स और ओपिनियन वाला सेक्शन, और इस लेक्चर के अंदर मैं 1, 2 एंड 3 ये 3 एडिटोरियल आपके साथ करा करूंगा, इनका एनालिसिस करूंगा। उसके बाद रह जाएगा आपका ये वाला सेक्शन जिसको हम ओपिनियन का सेक्शन कहते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। फिर इसका जो लेक्चर है वो अब पेड है, 2023 तक ये फ्री था। 100+ लेक्चर्स ओपिनियन के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं 2023 के, आप सुन सकते हैं। और अब के लिए अगर आपको ये लेक्चर चाहिए तो इस नंबर पर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और जहां तक इस फीस की बात है दैट इज लेस देन द प्राइस ऑफ अ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर जितने का आता है उससे भी कम प्राइस में हम आपको ये लेक्चर जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। पीडीएफ लिंक जो है इस न्यूज़पेपर का, टुडे न्यूज़पेपर का और इस लेक्चर का, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। 3 हम इसके चैप्टर बना देंगे, जो चैप्टर आप पहले सुनना चाहें वो आप सुन सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली पेन ग्रेविटी, कमेंट करना है आपने, फीडबैक देना है। एंड टुडे इज क्वेश्चन, करंट प्रेसिडेंट ऑफ तुर्की कौन है, उसका नाम आपने पुट अप करना है। सो दी फर्स्ट, हार्ड टू मूव ऑन। हार्ड टू मूव ऑन से मैं क्या कहना चाहता है, तो इसके अंदर जो कहता ये है कि जो आपका केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है ना, उसने कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं मुख्तलिफ किस्म की, और उन स्टेटमेंट्स के अंदर वो क्या कर रहा है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो रोल रहा है इलेक्शंस करवाने के अंदर बड़ा ही वीक रोल रहा है, और इस तरह से कुछ स्टेटमेंट्स वो दे रहा है। तो क्राइम जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो स्टेटमेंट दे रहा है, तो लोग जो हैं उस स्टेटमेंट्स को क्या कर रहे हैं, काउंटर कर रहे हैं, वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है। तो वो इसके अंदर वो डिस्कस करता है और फाइनली वो कहता है कि केयर टेकर जो प्राइम मिनिस्टर है उसको चाहिए कि वो ऐसी स्टेटमेंट्स ना दे, थोड़ी सी क्या कह सकते हैं कि मेच्योरिटी का वो क्या करे, मुजाहरा करे, वो इतना जल्दी चीजों को कंक्लूड ना करें, ये चीजें इतनी सीधी नहीं है जितनी वो इनको प्रेजेंट कर रहा है। तो कहता क्या है, तो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने जो पहली स्टेटमेंट दी उसके अंदर उसने ये कहा जी कि जो अवाम है, नेशन जो है, हमारी कौम है, उसने इलेक्शंस के रिजल्ट्स को एक्सेप्ट कर लिया है और अब हमें मूव ऑन करना चाहिए, आगे चलना चाहिए। तो वो कहता है हकीकत में तो ये है कि जनाब अली, जो पिटिशन बीइंग फाइल्ड अगेंस्ट रिजल्ट्स, जो रिजल्ट्स आए हैं तो उन रिजल्ट्स को जो है उनके खिलाफ क्या किया गया है, पिटिशन फाइल की गई है, ठीक है ना। और इसका मतलब तो ये है कि लोगों ने इस रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। कहता है बस थोड़े से हैं जो मूविंग ऑन चाहते हैं, जो आगे चलना चाहते हैं, और ज्यादातर जो है उन्होंने क्या किया है, वो नहीं, जो आप कह रहे हैं आगे चलो, वो आगे नहीं चलना चाहते। वो चाहते हैं कि इन रिजल्ट्स के ऊपर उन्होंने पिटिशन दायर की हुई है, वो कहते हैं कि इसके ऊपर क्या हो, इन्वेस्टिगेशन हो, और उसके बाद जो है ये इन इलेक्शंस का रिजल्ट निकले और फिर हम आगे चलें। एक चीज तो ये आगे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो डिसमिल करते हैं, क्या करते हैं इसमें, उसमें जो ये डिसमिल करते हैं कि कंसर्न ओवर टेम्पर्ड रिजल्ट्स, जो रिजल्ट्स की टेम्परिंग की बात हुई है कि रिजल्ट्स के साथ क्या किया है, छेड़छाड़ की गई है, ठीक है ना। तो उसके ऊपर वो ये कहते हैं, अपना एक सिंपलेस्ट सा ये व्यू देते हैं कि लोग ये समझते हैं कि जनाब अली धांधली जो हुई है ये इस वजह से हुई है क्योंकि जो मोबाइल सर्विस थी वो बंद कर दी गई है, और इसके साथ साथ जो रिजल्ट है वो 36 हॉर्स जो है वो लेट हुआ है। तो इन दो अजम्पशंस के ऊपर लोग कहते हैं क्या हुआ है कि धांधली हुई है, ठीक है। ये दो अजम्पशंस लेके कि एक जनाब अली मोबाइल सर्विस बंद कर दी गई और दूसरा रिजल्ट बड़ा डिले हो गया, तो इन दो चीजों को लेकर लोग कहते हैं कि जनाब ये धांधली हुई है। लेकिन वो कहता है कि जनाब इस तरह की स्टेटमेंट जो है वो अच्छी नहीं है। असल में ये है कि जो पार्टीज गई है ना, जिन्होंने रिट फाइल की है, पिटिशन दायर की है, वो बेसिकली जो रिटर्निंग ऑफिसर्स का फॉर्म 45 था उसके ऊपर उन्होंने जाकर ये बात की है। इन चीजों के ऊपर उन्होंने कोई ऐसी अपना
बेसिक पॉइंट रखकर नहीं बात की कि हम इसलिए कह रहे हैं कि धांधली हुई है कि जनाब अली मोबाइल सर्विस बंद हो गई थी, नेट बंद हो गया था, या जो है लेट हुआ है, कहता है ये चीजें तो हैं, लेकिन जो मेन चीज थी वो ये थी कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो था और जो रिटर्निंग ऑफिसर जो था, जिसके पास 47 होता है, जिसके ऊपर वो रिजल्ट बनाता है रिटर्निंग ऑफिसर, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर का था 45। तो 45 तक तो गेम ठीक रही, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने बनाकर रिजल्ट दे दिया, लेकिन आगे जो रिटर्निंग ऑफिसर ने रिजल्ट बनाया उसने उसमें खराब कर दिया काम। तो इसके ऊपर जो है बात हो रही है, इसके ऊपर जो है केसेस चल रहे हैं, ना कि इस चीज के ऊपर चल रहे हैं जो आप कह रहे हो। तो कहता है कि बेसिकली जो प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, ठीक है ना। हालांकि जो उसने पुअर परफॉर्म मैनेजमेंट जो है इलेक्शन कमीशन ने की जो है वो हमारे सामने आई है, इसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना वो डिफेंड कर रहे हैं। तो उनको चाहिए कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जो ये पुअर परफॉर्मेंस है उसको वो डिफेंड ना करे, इस मिस मैनेजमेंट को वो डिफेंड ना करे, बल्कि जो रियलिटी है उसके ऊपर वो बात करें। आगे आ जाते हैं तीसरा पॉइंट है फ्री एंड फेयर पोल्स की बात करते हैं। तो इसके बारे में जो मिस्टर काकर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है वो क्या कहते हैं। कहता है पहली बात तो ये है कि फ्री एंड फेयर का मतलब क्या है, इसके ऊपर भी जो है ना प्राइम मिनिस्टर साहब के पास क्लैरिटी नहीं है, डाउट्स हैं इसके ऊपर कि ये है क्या बेसिकली। कहता है इलेक्शन से पहले एक दिन, जो इलेक्शंस की रात थी ना, द नाइट बिफोर द इलेक्शन, एक दिन पहले आप कह लें, तो फौरन एक जो है इंटरव्यू दिया जाता है किसी फॉरेन टीवी चैनल को या जिसको भी, तो उसको आप इंटरव्यू देते हैं और उसमें क्या कहते हैं ये आपके जो प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर हैं, वो ये कहते हैं कि ही कुड नॉट गारंटी फ्री एंड फेयर पोल्स बिकॉज द आइडिया वाज वेरी सब्जेक्टिव, कि मैं जो है ना गारंटी नहीं दे सकता कि ये फ्री एंड फेयर पोल्स जो हैं ये होंगे या नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो फ्री एंड फेयर पोल्स का जो कंसेप्ट है ना, ये जो आइडिया है ना, ये बड़ा सब्जेक्टिव सा है, इसमें क्योंकि इतनी जो है नाप तोल के हम बात नहीं कर सकते। तो अब वो कहता है कि जब ये इलेक्शंस हो गए, तो इंटरव्यू हो गया, अगले दिन इलेक्शन हो गए, तो अब केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, इंसिस्ट कर रहे हैं कि जो प्रोसेस था ना वो फ्री एंड फेयर था। तो इस वजह से एंड दैट एनीवन हु डिसएग्री विद दिस असेसमेंट इज रॉन्ग, और जो भी ये कह रहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हुए वो गलत कह रहा है। तो अब वो ये बात कर रहे हैं, पहले वो ये बात करते कि उनको क्लैरिटी ही नहीं थी कि फ्री एंड फेयर का मतलब क्या है, बेसिकली इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो तीसरी पॉइंट वो ये प्राइम मिनिस्टर के बारे में करते हैं जी। आगे फिर फाइनली वो ये तीन बातें करने के बाद जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट्स दी हैं, क्योंकि आजकल ये हॉट इशू है पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के फ्यूचर का फैसला भी इसके ऊपर होना है कि क्या होगा, ठीक है। तो इसलिए इसके ऊपर लिखा जा रहा है। तो फाइनली ये तीन बातें करने के बाद अब वो जो है आगे मेन पे आ जाते हैं। तो अब वो ये कहता है फाइनली, जो एडिटोरियल लिखने वाला है डॉन न्यूज़पेपर वाले, वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो है ना अकाउंटेबल होना चाहिए, उससे अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए for its failure to organize a smooth transfer of power from one elected government to the next, क्योंकि ये इसकी जिम्मेदारी है। इसको बनाने का मकसद ही इस डिपार्टमेंट को ये है कि ये क्या करे, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए और एक स्मूथ तरीके से वन इलेक्टेड गवर्नमेंट से पावर जो है अगली इलेक्टेड गवर्नमेंट को ट्रांसफर करे, ठीक है ना, ट्रांसफर करे पावर। तो यही इसका काम है और इसीलिए इसको बनाया गया है। और अगर ये अपना ये वाला काम सही तरीके से नहीं करता तो फिर इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। फिर जो जो इसके अंदर कह लें कि इसमें इन्वॉल्व है इस प्रोसेस के अंदर, जो मिसमैनेजमेंट के अंदर, उसको सजा भी मिलनी चाहिए, ठीक है ना। और ये इस डिपार्टमेंट के लिए, हर डिपार्टमेंट के लिए ऐसे ही होता है, तो फिर इससे इसको क्यों आजादी दी जाए, इसके साथ भी यही होना चाहिए। अब वो कहते हैं कि इट इज ओनली मिसमैनेजमेंट ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस दैट इट इज टू ब्लेम फॉर द ग्रोइंग कंट्रोवर्सी ओवर रिगिंग। कहता है ये जो अब कंट्रोवर्सीज जो है ना आ रही हैं हमारे सामने धांधली के ऊपर, धांधली को लेकर, तो ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मिसमैनेजमेंट है। रिटर्निंग ऑफिसर अपना रिजल्ट सही तैयार करता, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ रिजल्ट मैच होता, तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई धांधली नहीं है, क्लैरिटी है सबको। लेकिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर जब रिजल्ट तैयार करता है अपना पोलिंग स्टेशन में, और उसको सारी की सारी पार्टीज के जो भी पोलिंग एजेंट्स हैं उनको वो रिजल्ट देता है, वो रिजल्ट लेकर अपने घरों में चले जाते हैं, वहां पर जाकर वो टैली करते हैं सारे पोलिंग स्टेशंस के। तो एक सिंपल सी, ये तो बच्चे भी कर सकते हैं उसको जमा के, इस पोलिंग स्टेशन में हमारे इतने वोट हैं, इस पोलिंग स्टेशन में इतने वोट हैं। तो 100 पोलिंग स्टेशन है, तो हर पोलिंग स्टेशन में आपके 120 वोट हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आपका कितना बन गया जी, हमारा 12,000 वोट बन गया।
तो ये तो एक सादी सी जमा है जो एक 5वीं पास बंदा भी कर सकता है। तो फिर यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाकर ये जमा जो है ये चेंज कैसे होगी? ठीक है। और फिर एक और भी बात है कि जो रिजल्ट बनाकर इन सारे पोलिंग एजेंट्स को दिया जाता है, उसमें टोटल वोट्स भी बताए जाते हैं कितने हैं, और जिस पार्टी ने कितने वोट लिए हैं वो भी बताया जाता है। तो वहां से आप सिर्फ यही अंदाजा नहीं लगा सकते कि हमको कितने वोट पड़े हैं, आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि दूसरी पार्टी किस किस पार्टी का कितना कितना वोट किस किस पोलिंग स्टेशन के अंदर है और उसका टोटल वोट कितना बनता है। और उसके बाद अगर आप कह देंगे नहीं जी वो वोट ज्यादा हो गया है, आपका वोट कम हो गया, तो फिर आप कैसे मानेंगे? फिर सीधी सी बात है, फिर आप कहेंगे कि ये रिटर्निंग ऑफिसर ने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है, तो फिर आप कहेंगे धांधली हुई है। ठीक है। तो ये किसकी मिसमैनेजमेंट है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मिसमैनेजमेंट है। कहता है नॉट द मीडिया, मीडिया के ऊपर ब्लेम नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मीडिया तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था। ठीक है ना, वो काउंटिंग प्रोसेस को चेक कर रहा था, दैट्स इट। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एक्सेप्ट करे दिस सिंपल फैक्ट एंड मूव ऑन। एक्सेप्ट करे कि गलत हुआ है, ये ना कहे कि हम नेशन ने एक्सेप्ट कर लिया है और आगे चलते हैं। जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो इस चीज को एक्सेप्ट करे कि गलत हुआ है, इलेक्शन कमीशन से मिसमैनेजमेंट हुई है, इलेक्शन कमीशन फेल हो गया है अपनी जिम्मेदारी को निभाने में, और इलेक्शन कमीशन की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और जो गलत चीजें हैं उनको सही करनी चाहिए, तो फिर आगे चलना चाहिए। ऐसे ही नहीं स्टेटमेंट दे के आप आगे चल सकते। तो ये था इस एडिटोरियल के अंदर। पेपर पर्सपेक्टिव में लेकर जाऊं तो डेमोक्रेसी की बात हुई, केयर टेकर गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रोल ये बहुत अहम किरदार अदा करता है। किसके लिए? डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। क्योंकि जब डेमोक्रेसी के अंदर जो है इलेक्शंस वेरी मच इंपॉर्टेंट, और इलेक्शंस में जो है जब जिस जो जो टन्योर होता है इलेक्शन, जिस अरसे में 90 डेज या 60 डेज में इलेक्शन होना होता है, तो ये दो चीजें बड़ी अहम होती हैं। उस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट के पास पावर होती है, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास पावर होती है। इन दोनों ने जो है इलेक्शंस करवाने होते हैं, पोल्स करवाने होते हैं फ्री एंड फेयर। तो अगर ये नहीं करवाते तो अल्टीमेटली फिर जो है धांधली होगी और डेमोक्रेसी स्ट्रांग नहीं होगी। और पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है इट इज वेरी मच वीक बॉडी। तो आप ये अपने जो डेमोक्रेसी के अंदर जब ऐसे लिखते हैं या कोई पॉइंट डिस्कस करते हैं, तो इन दो चीजों को आप डिस्कस कर सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसको उसकी मदद जो है ना, उसकी सुपरविजन में ना काम करना पड़े, उसको इंडिपेंडेंट बॉडी बनाएं, उसको डेट स्ट्रांग इनफ कर दें कि वो इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर तरीके से क्या कर सके, करवा सके, और नेक्स्ट गवर्नमेंट को क्या कर सके, पावर में ला सके। तो फिर डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी, जो कि पाकिस्तान में नहीं है। ये है टुडे पिक्चर, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। इलेक्शंस हो गया 2024 का, प्लीज दिस वे आउट मीन जहांगीर खान तरीन साहब हैं और सिराजुल हक साहब हैं, इन दोनों ने रिजाइन दे दिया। ठीक है, ये कह रहे हैं कि हम छोड़ के सियासत जा रहे हैं क्योंकि ये हार गए हैं, तो इन्होंने सियासत छोड़ दी है, इन्होंने रिजाइन दे दिया है। तो जनाब ये था। और अब आगे नेक्स्ट आपका है मिसिंग पर्सन्स। मिसिंग पर्सन के ऊपर जो है आपको पता है बलूचिस्तान के अंदर ये एक्टिविटीज हो रही हैं, बेशुमार हमने ओपिनियंस डिस्कस किए, बेशुमार हमने एडिटोरियल्स डिस्कस किए, पूरी की पूरी हमने एक जो हो रही थी चीजें वो हमने बड़े अच्छे तरीके से उनको डिस्कस किया, स्टेप बाय स्टेप कहाँ पे क्या हो रहा था, किस किस के राइट्स की वायलेशन हो रही थी, लोग कैसे बलूचिस्तान से चले इस्लामाबाद आए, इस्लामाबाद में आकर उन्होंने प्रोटेस्ट किया। उस प्रोटेस्ट के अंदर हमको मिडिल क्लास के फैमिलीज के बिलोंग करने वाली औरतें, बच्चे, मर्द, यंग यंग बच्चे बच्चियां मिले जो कि पढ़े लिखे थे, वेल एजुकेटेड थे, और उन्होंने आकर प्रोटेस्ट किया मिसिंग पर्सन के ऊपर। और मिसिंग पर्सन की स्टोरी यही है कि बलूचिस्तान के अंदर जो है 8 साल से 10 साल से 15 साल से 20 साल से लोग जो है गायब हैं, और उनके बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, और वो डिमांड कर रहे हैं, कोई कहता है मेरा बाप किधर है और कोई कहता है मेरा भाई किधर है। ठीक है, और वो मिसिंग पर्सन की स्टोरी जो है यही है पाकिस्तान के अंदर। तो इसके ऊपर वो लिखता है। लिखता क्या है? कहता है कि जब सब फेल हो जाएं तो जो हाईएस्ट ऑफिस होता है पाकिस्तान में वो है प्राइम मिनिस्टर का, उसको फिर इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। और वो सवाल क्या है कि जो स्टेट के इंस्टीट्यूशंस हैं, एफआईए है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, आपकी आईएसआई है, ठीक है ना, और आपकी जो है आईबी है, आईबी मैंने लिख दिया, एमआई है, या कोई और अदारा जो है, पुलिस है, कोई भी आप कहने अदारा, कोई भी स्टेट इंस्टीट्यूशंस, वो जो है हैव प्लेड इन वायलेटिंग सिटीजन फंडामेंटल राइट्स। मिसिंग पर्सन, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, आप लोगों को उठाकर ले जाते हैं, लाल क्रॉस तोड़कर,
ठीक है। तो उसमें जो है ये स्टेट इंस्टीट्यूशंस जो है ये इन्वॉल्व हैं। तो ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों उनके फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन कर रहे हैं, तो इस सवाल का जवाब जब कोई नहीं देगा तो फिर जो प्राइम मिनिस्टर है, जो हाईएस्ट जिसके पास ऑफिस है पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन का, तो वो जवाबदेह है और वो जवाब दे, और उसको देना भी पड़ेगा। वो बैठा भी इसलिए, अगर वो जवाब नहीं दे सकता तो वो सीट छोड़े घर जाए, किसी ऐसे को बैठाए जो जवाब देने की अहलियत रखता हो। ठीक है जी। इस चीज के ऊपर वो ये कहता है, और आगे फिर वो कहता है अल्टीमेटली जुडिशरी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है प्राइम मिनिस्टर को बुलाया है, पिटिशन हुई है उसके खिलाफ कि जनाब आए और आकर ये मिसिंग बलोच स्टूडेंट्स का जवाब दें, किधर हैं, आपने ढूंढे क्यों नहीं। इसी के साथ साथ एक जस्टिस साहब हैं, उन्होंने बड़ा नाराजगी का इजहार किया है कि स्टेट की इनएबिलिटी टू रिकवर मिसिंग पर्सन, स्टेट जो है वो फेल हो चुकी है मिसिंग पर्सन को ढूंढने में, और तकरीबन जो 50 मिसिंग पर्सन थे उनमें से 22 को अभी तक रिकवर किया गया है और बाकी के ऊपर कोई पता ही नहीं है कि वो किधर है। बहरहाल बात करने का मकसद ये है कि जुडिशरी जो है वो कोशिश कर रही है कि मिसिंग पर्सन्स को ट्रेस किया जाए और इस प्रैक्टिस को खत्म किया जाए, जो इनफोर्स डिसअपीयरेंस है, जो जबरदस्ती लोगों को गायब कर दिया जाता है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग आ जाती है, जो कि फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है। वो वाले फंडामेंटल राइट्स जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हुए हैं कि सिटीजन्स को दिए जाएंगे, तो जब आप किसी को जबरदस्ती उसके घर से उठाकर ले जाते हैं और उसके बाद उसका फ्री एंड फेयर ट्रायल भी नहीं होता, वो पुलिस स्टेशन में नहीं पहुंचता, उसको कोर्ट में जो है पेश नहीं किया जाता, उसका ट्रायल नहीं होता, उसका कोई मुकदमा नहीं चलता, और ऐसे ही स्टेट इंस्टीट्यूशन उसको उठाकर ले जाते हैं और घर वालों को वो मिलता भी नहीं है कि वो कहाँ पर है, और फिर किसी दिन उसकी लाश मिल जाती है और कईयों की लाश भी नहीं मिलती। तो व्हाट इज दिस, इट इज अ लॉ ऑफ जंगल। ठीक है। तो फिर इसके ऊपर जो है जुडिशरी पूरी कोशिश कर रही है कि ये जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं जो लॉ से बाहर जाकर ऑपरेट कर रहे हैं, इनको जो है लॉ के अंदर लेकर आया जाए, और ये अच्छा पॉजिटिव साइन है अगर जुडिशरी ऐसा करती है। ठीक है। तो ये जी बात होगी। आगे फिर वो इस्लामाबाद वाली स्टोरी जो मैंने आपको बताई कि बलोचिस्तान से लोग चले, प्रोटेस्ट किया, इस्लामाबाद पहुंचे, इस्लामाबाद में जाकर उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि जनाब हमारे साथ ये ज्यादती हो रही है, हमारे घर वालों को उठाकर ले जाते हैं, मर्डर कर दिया जाता है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कर दी जाती है, तो ये कुछ करें। तो उसके ऊपर वक्त जो आपका केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है उसने क्या कहा, क्या डीलिंग की, उसने हमेशा वही डीलिंग की जो स्टेट पहले करती है। स्टेट ने कभी निगोशिएशंस नहीं कही, कभी बैठकर उन लोगों से बात नहीं की कि वो हमारे पाकिस्तानी है, हमारे भाई है, हमारे मुल्क का हिस्सा है, तो हम उनसे बैठ कर बात करें, उनके मसलों को सुने, और ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ये जो स्टेट में पावर में होता है उसकी जिम्मेदारी होती है इस डेमोक्रेसी के अंदर कि वो अपने जो सिटीजन हैं उनकी राइट्स को सुने, उनकी अगर वायलेशन हो रही है तो उनकी कंप्लेन को सुने और सोल्व करें। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या कर दिया, लिंक कर दिया मिसिंग पर्सन्स को टेररिस्ट के साथ कि जनाब वो जो आपके मिसिंग पर्सन है वो बेसिकली है टेररिस्ट थे, उनका टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ तल्लक था, उन्होंने जो है आर्मी के ऊपर अटैक किए थे, वो सुसाइड बॉम्बिंग में, यानी कि इस तरह से टेररिस्ट एक्टिविटीज में बंदे इन्वॉल्व थे जिनकी आप लोग बात कर रहे हैं। तो बहरहाल वो कहता है ये इन्होंने रिस्पॉन्स दिया, उसके बाद वो इस्लामाबाद से चले वापस क्वेटा चले गए, अभी वहां पे भी वो अपनी जो है स्ट्रगल उन्होंने कंटिन्यू की हुई है। बहरहाल फाइनली वो कहता है कि केयर टेकर गवर्नमेंट तो पैकिंग कर रही है, जाने वाली है, अब नई गवर्नमेंट आएगी तो देखते हैं कि वो इस सवालों का क्या जवाब देती है। तो पेपर पर्सपेक्टिव में जी, नेशनल डिसइंटीग्रेशन, टेररिज्म, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, बलोचिस्तान, इकोनॉमी एंड सीपैक, सब के सब इन सब टॉपिक्स के अंदर आप ये जो बलोचिस्तान वाली स्टोरी है ये फिट हो सकती है आपकी। अब बलोचिस्तान वाली स्टोरी बेसिकली क्या है, स्टोरी तो जो है वो आपको पता है, जो खबरें हैं वो आपको पता है, असल स्टोरी ये है कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है या फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है, किसकी, जो बलोचिस्तान वाले हैं। कैसे, मिसिंग पर्सन, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। अब ये जो चीज है ये कैसे इंपैक्ट करेगी पाकिस्तान। पहली बात, जब स्टेट उनकी बात नहीं सुनेगी तो फिर वो टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाएंगे, जो टेररिस्ट एक्टर्स हैं उनको अपने अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, फॉरेन एक्टर्स, राह, मोसाद, इसराइल, वो इनको इस्तेमाल करेंगे जब आप उनकी बात नहीं सुने, तो पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज होंगी। टेररिज्म जब पाकिस्तान में फैलेगा, इकोनॉमी, सी पैक उधर से ही गुजरना है, और जहां पर टेररिज्म होता है वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं होती, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वहां पर नहीं आएगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं आएगी, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी, और इंपोर्ट फिर आपकी बढ़ेगी। जब एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी तो आपके पास डॉलर नहीं आएगा, आपके रिजर्व्स नीचे जाएंगे, जब रिजर्व्स नीचे जाएंगे तो आईएमएफ के पास जाएंगे, उनसे उधार मांगेंगे और आप और डिपेंडेंट हो जाएंगे उनके ऊपर, आपकी फॉरेन पॉलिसी भी उनके डिपेंडेंट हो जाएगी। तो ये सारी चीजें इंटरलिंक करती हैं। एंड फाइनली ये सारा कुछ तो है ही है,
नेशनल डिसइंटीग्रेशन, मुल्क टूटने का खर्चा है। जब लोगों के राइट्स की वायलेशन होगी, आप उनके राइट्स के वो जो है नहीं उनको देंगे, उनको आप दबाएंगे आगे से, तो फिर अल्टीमेटली वो प्रेशर कुकर की तरह एक टाइम आएगा, वो फट जाएगा और फिर कुछ भी नहीं बचेगा, फिर आप टूट जाएंगे। जिस तरह से बांग्लादेश में भी ऐसे ही हुआ। इलेक्शंस हुए, मुजीबुर रहमान एक पावरफुल लीडर थे, नहीं माना, उसके ऊपर फोर्स, काइनेटिक फोर्स का यूज किया गया कि हम उनको प्रेस कर लें, नहीं कर सके, एंड अल्टीमेटली वी ब्रेक इनटू पार्ट्स। और अब बलोचिस्तान में भी ये सूरत हाल है, तो वो गवर्नमेंट को इनको सीरियस लेना चाहिए। तो नेशनल इंटीग्रेशन भी हो सकती है इस तरह से। तो ये आप इसको मुख्तलिफ डिमेंशंस के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। फायर सेफ्टी फेलियर, कराची के अंदर जो अस्पताल के अंदर आग लग जाती है शॉर्ट सर्किट की वजह से, उसके ऊपर ये लिखता है। सिंध, कराची, सिंध के अंदर आ गया आपका कराची, और इसके अलावा जो सिंध का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, और हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर जो फायर सेफ्टी, उसके ऊपर बात होगी, वो रहा आपका मेन। कहता क्या कि कराची का जो सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल लियाकताबाद है ना, वहां पर होता है जनाब अली शॉर्ट सर्किट, और वहां पर आग लग जाती है और कुछ नुकसान हो जाता है। और सेफ्टी मैयर जो सिंध हेल्थ केयर फैसिलिटीज के ना, उसके ऊपर ये बात करेगा। और कहता है 2020 के अंदर भी ये इस तरह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ के अंदर भी यही काम हुआ था, आग लग गई थी, ठीक है। और कहता है कि अब ये जो लियाकताबाद के अंदर आग लगी है, वो ये लगी क्यों है? शॉर्ट सर्किट की वजह से। वहां पर बेसिक सेफ्टी प्रोटोकॉल्स नहीं आप लोग फॉलो कर रहे। और इस उनमें क्या क्या है? उसमें है एसेंशियल फाइट फाइटर जो हैं, आपके पास इक्विपमेंट नहीं है, अगर हैं तो जो स्टाफ वहां पर मौजूद है उसको इस्तेमाल ही नहीं करने आते। एक चीज ये, दूसरी चीज ये, आगे जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं वो वहां पर टाइमली हॉस्पिटल में नहीं पहुंच सके। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हर वीक कहीं ना कोई मंडी लगती है, तो वहां पर जो है एक वीकली बर्ड मार्केट जो है उस अस्पताल के पास लगी हुई थी। रश इतना ज्यादा था कि रेस्क्यू वालों को गुजरने का टाइम नहीं मिला, और निकलते निकलते काफी टाइम लग गया और नुकसान भी काफी हो गया। तो ये दो तीन चीजें जनाब अली वो आपके साथ डिस्कस कर देता है जो वहां पर इंसिडेंट हुआ। अब आ जाते हैं इस स्टोरी से बाहर आते हैं, अब आप लोग अब जर्नल आ जाते हैं, जर्नल बात करते हैं। ऑल हेल्थ केयर फैसिलिटीज, जितनी भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं, मस्ट बी इक्विप्ड। हेल्थ केयर फैसिलिटीज से मुराद है जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है ना, या जो भी जहां पे भी हेल्थ का काम किया जा रहा है, हेल्थ की फैसिलिटीज लोगों को दी जा रही हैं, वो रूरल है, कोई भी हो सकता है, छोटी से छोटी डिस्पेंसरी, छोटा से छोटा हॉस्पिटल से लेकर बड़े बड़े हॉस्पिटल, मेगा हॉस्पिटल्स तक, सबके अंदर ये एक सेम बात लोग करता है कि वहां पर क्या होनी चाहिए, जो फायर फाइटर ऑपरेटर्स है ना, वो होना चाहिए जिससे आप जो है आग बुझा सके। एक चीज तो ये, और उसके साथ साथ आपका जो स्टाफ है वो ट्रेन होना चाहिए, ताकि आग लग जाए तो वो बुझा भी सके। ये नहीं कि उसको बुझानी ना आती हो, उसको वो जो डिवाइसेस हैं वो इस्तेमाल ही ना करनी आती हो। जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि दीवारों के ऊपर रेड कलर के वो एक बने होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, जो फायर फाइटर्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो जिसके अंदर होती है, आई थिंक जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, वो उसके अंदर मौजूद होती है। तो वो आग लग जाती है, अगर आप उसको इस्तेमाल ही नहीं करना आता तो वो तो फजूल हो गया ना। तो आपके स्टाफ को भी ट्रेन होना चाहिए कि वो इमरजेंसीज में क्या कर सके, रिस्पॉन्स कर सके। अब स्टाफ कैसे रिस्पॉन्स करेगा? आप उसको जो है सेफ्टी ड्रिल्स करवाएं, उनको बताएं पहले इस्तेमाल किस तरह करना है, क्लियर इवैक्यूएशन रूट्स बनाएं कि अगर एक जगह पे आग लग जाती है, जैसे हम लोगों ने इमरजेंसी बनाए होते हैं ना डोर्स, इमरजेंसी एग्जिट जिसे हम कहते हैं, हर बिल्डिंग के अंदर होता है कि अगर कहाँ पे आग लग जाती है तो इमरजेंसी कहाँ से निकलना है। तो वो इवैक्यूएशन रूट्स जो आप लोग जो है ना, वो भी आप लोगों के क्लियर होने चाहिए, बने होने चाहिए। और इसके साथ जो है लोकल जो अथॉरिटीज हैं उनके साथ जो है आपको कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, ताकि जो इमरजेंसी सर्विसेज के अंदर जो है आप उन इलाकों पर क्या हो सकें, टाइमली पहुंच सकें। जैसे कि अभी हमने पीछे देखा कि वहां पर बर्ड मार्केट लगी हुई थी, तो वो फिर मसला हो गया। तो इसलिए कोऑर्डिनेट करके अगर बर्ड मार्केट लगाते लोकल अथॉरिटीज के साथ, तो फिर ये था कि आप लोग बता सकते थे कि जनाब यहाँ पर हॉस्पिटल है, तो कम से कम इस अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो आप इतना रास्ता जो है ना छोड़ दें, बाकी के ऊपर आप जो है अपनी मार्केट लगा लें, बर्ड मार्केट जो भी लगानी है, ताकि अगर कोई इमरजेंसी होती है तो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से आप जो है लोकल जो आपके अथॉरिटीज है उनके साथ आप क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ये काम करने के बाद आपने री एवेल्युएशन करनी है, जो इंक्वायरीज हो चुकी हैं, एग्जिस्टिंग इंक्वायरी जो प्रोसेस के अंदर है, उनको आपने करना है, उनकी री एवेल्युएशन करनी है। जैसे कि 2020 के अंदर अगर आग लगी थी, वो जैसे हमने बताया एक और हॉस्पिटल में, तो उसका क्या बना, उस इंक्वायरी कंप्लीट हुई या नहीं हुई, ठीक है, उसको भी चेक करना है। और उसके बाद जो इन्वेस्टिगेट करना है आपने, अकाउंटेबिलिटी करनी है, जो उसके रिस्पॉन्सिबल हैं, लैप्सेस इन सेफ्टी, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आपने अकाउंटेबिलिटी भी करनी है। ये नहीं है कि ऐसे ही छोड़ देना है ताकि नेक्स्ट कोई ना करे। और उसके बाद जो आपने इक्वली इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे, उनको हम लोगों ने क्या करना है, उनको हमने रिकमेंडेशन के तौर पर हमने इस्तेमाल भी करना है, ठीक है ना।
जाके फ्यूचर के अंदर ऐसी जो ट्रेजेडीज ना हो सके, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के बाद मतलब क्या है, वो एक रिसर्च होती है कि क्यों हुआ, कैसे नहीं हुआ, क्या क्या हो सकता था। तो वो सारी की सारी जो रिजल्ट्स हैं उनको आप फ्यूचर के अंदर जो है जब इम्प्लीमेंट पॉलिसीज बनाते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करें, ताकि फ्यूचर में ऐसी कोई स्ट्रेटजी ना, ट्रेजेडीज ऐसी ना हो सके। तो पेपर परस्पेक्टिव में अगर बात करूं तो हेल्थ केयर की हमने बात की, सिंध की बात की, और खास तौर पर जो फाइटर्स हैं उसके बारे में हमने बात की। तो इस तरह आप इसको हेल्थ के जो है ना सेटअप के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये रहा आपका जी टू डे जो डान एडिटोरियल्स का लेक्चर था। और इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।